नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबर अपडेट का एक खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट, जिसमें आप देखेंगे खबर रफ्तार से भी और विस्तार से भी। सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे। कोरोना के मामले किसी देश में सबसे ज्यादा फिलहाल बढ़ रहे हैं तो वो है चीन। चीन के शंघाई में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब पुलिस प्रशासन भी सख्ती बरतता नजर आए। इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें शंघाई पुलिस लोगों को घसीटकर क्वारंटीन सेंटर ले जा रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने कोहराम मचाया है। यहाँ संक्रमण को काबू करने के लिए दुनिया का सबसे सख्त नियम लागू किया गया। इस नियम के तहत अब होम आइसोलेशन के लिए लोगों के घर उनसे जबरदस्ती छीने जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर शंघाई में पीपी किट पहने हुए पुलिसकर्मी और निवासियों के बीच हो रही खींचातानी का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पीपी किट पहने चीनी पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर लोगों को नए नियम के बारे में बता रहे हैं। इस नियम को सुनने के बाद लोगों को चीखते चिल्लाते देखा गया। रिपोर्ट का दावा है कि इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को 14 अप्रैल को कहा गया था कि वो कोरोना के बढ़ रहे मामले और कोविड-19 मरीजों को ध्यान में रखते हुए अपने घरों को खाली कर दें। हालांकि इस आदेश के बाद वहां के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें घसीट कर वहां से हटा दिया गया। इस घटनाक्रम का ये वीडियो तब सामने आया जब शंघाई में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत शहर में एक हेल्थ केयर वर्कर की मौत हो गई है। जिस चीन देश में आप बहस भी नहीं कर सकते, पुलिस के साथ इस पर भी मनाही है, उसी देश में विरोध का होना अंदाजा लगाइए कि कोरोना के मामले कितने बढ़ रहे होंगे शंघाई में, और साथ ही लोग कितना ज्यादा तंगी परेशानी में होंगे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन का ये कदम और भी ज्यादा लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। अब देश की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, लेकिन देश में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। आए दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना मामलों में कितना इजाफा हुआ है, 1 मिनट की यह रिपोर्ट आपको बताएगी। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए और 214 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 1985 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक 4,25,10,773 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो देश में ये 11,542 है। रिकवरी रेट 98.76% है। वहीं इससे पहले रविवार को भारत में कोविड-19 के 1,150 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार हो गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार पहुंच गए थे। भारत में अब तक 5,21,965 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना के मामले कंट्रोल में थे, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने मास्क लगाना ज्यादातर जगहों पर बंद कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं और लोग फिर से कार्यक्रम में जा रहे हैं। सारी जगहों पर भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, जिससे कोरोना के केस और चेन बढ़ सकती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लगातार सीमा विवाद भी है और साथ ही पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी हो रही है। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में हुए हमले, जिसके लिए अफगानिस्तान के कई ऐसे संगठन थे जिसको जिम्मेदार ठहराया गया था। 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए असल वजह क्या है। अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में पाकिस्तान हवाई हमला लगातार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के खोश्त और कुनार सूबे में इन हमलों की वजह से कम 47 लोग मारे गए हैं। खोश्त के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान हवाई हमले में 41 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 22 अन्य लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर आतंक फैलाने के लिए अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने बार बार अफगान तालिबान सरकार से पाक अफगान सीमा क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कहा। रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के सैन्य जेट विमानों ने शनिवार सुबह अफगानिस्तान के कुनार और खोश्त प्रांतों के कुछ हिस्सों में गोलीबारी की, जिससे काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) सहित अन्य चरमपंथी संगठन
पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा चौकियों पर हमला करते रहे हैं। बयान में भी कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद के लिए अफगान धरती के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अंधाधुंध एयर स्ट्राइक की है, जिसमें महिलाओं बच्चों की मौत हो गई है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान को सही ठहराएगा? क्या पाकिस्तान को बड़ा जवाब अब देना पड़ जाएगा? कई सवाल है जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। यूक्रेन और रूस की बात कर लेते हैं। लगातार जंग जारी है। अब इसी बीच यूक्रेन का बंदरगाह शहर रूस के कब्जे में आता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये जंग इतनी लंबी खींचेगी इसकी किसी को उम्मीद न थी, लेकिन ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं अब यूक्रेन का बंदरगाह शहर मारियुपोल 7 सप्ताह की घेराबंदी के बाद रूसी बलों के कब्जे में जाता दिखाई दे रहा है। काला सागर में अपने एक महत्वपूर्ण युद्धपोत को नष्ट होने के बाद और उसी क्षेत्र में यूक्रेन के कथित आक्रमण के जवाब में रूस ने हमलों को तेज कर दिया। रूसी सेना ने एक विशाल इस्पात संयंत्र को नष्ट कर दिया, जो दक्षिणी यूक्रेन के शहर मारियुपोल में प्रतिरोध का आखिरी स्थान था। इसी सेना ने अनुमान लगाया था कि लगभग 2500 यूक्रेनी सैनिक एक इस्पात संयंत्र में भूमिगत मार्ग में हैं और वो युद्ध कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि लगभग 2500 यूक्रेनी सैनिक अजोवस्ताल में हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस संबंध में किसी संख्या का जिक्र नहीं किया। रूसी सेना ने मारियुपोल में तैनात यूक्रेनी बलों से कहा कि अगर वो अपने हथियार डाल देते हैं तो उन्हें उनके जीवित रहने की गारंटी दे दी जाएगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह ये घोषणा की। जंग लगातार जारी है। रूस अभी भी यूक्रेन पर हावी है, लेकिन यूक्रेन भी कड़ा जवाब देने को तैयार दिखाई दे रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा की बात करेंगे। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई हो चुकी है। दरअसल एक जमानत याचिका को लेकर सुनवाई थी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट आरोपी आशीष मिश्र की जमानत को रद्द कर चुका है। लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाई कोर्ट दोबारा मामले को सुने। चीफ जस्टिस एन वी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने फैसला सुनाया। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। इससे पहले वो 4 महीने तक हिरासत में रहा था। किसानों ने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि किसानों का एक समूह बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक कार ने 4 किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट कर मार डाला और इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। जाहिर तौर पर अब आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि यहां पर एक विधायक लिखी एक स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को टक्कर मार दी है। बेशक ये मामला उससे अलग हो, लेकिन इसी तरह का मामला आप जानते हैं लखीमपुर हिंसा में भी सामने आया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले में 2 सगे भाइयों ने अपनी जान गंवा दी है। सवाल यह है कि क्या ये वाकई में एक विधायक की गाड़ी थी या नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला एक बार फिर से चर्चा में है। मामला पिछली बार की तरह ही वही गाड़ी और वही मौत का है। जिले के बहराइच हाईवे पर विधायक लिखी एक स्कॉर्पियो कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर 2 भाई सवार थे। इस दौरान दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। गाड़ी सदर विधायक की बताई जा रही है। गाड़ी और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। यह हादसा सदर कोतवाली के रामपुर के पास हुआ। गाड़ी बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक खीरी थाना क्षेत्र के गाँव किरतपुर के रहने वाले हैं और वो रामपुर से जब अपने घर लौट रहे थे तो यह हादसा हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो कार और उसके चालक को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सदर विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। क्या तेज रफ्तार का ये कहर था या फिर वजह हादसे की कुछ और थी? पुलिस को इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हैं। पंजाब में गिरते जलस्तर, धान की बुआई के दौरान
पीक पर आने वाली बिजली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान संगठनों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की। इसी बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। 1 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भगवंत मान ने किसानों के साथ बैठक की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल के नेतृत्व में 23 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य किसान संगठनों को सीधी बिजाई के लिए प्रोत्साहित करना था। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों पर जोर देते हुए कहा कि किसान अगर सीधी बिजाई करते हैं तो इससे बुआई सीजन में बिजली के पीक लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल स्तर, धान की बुआई को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पानी और बिजली बचाने के लिए आगामी धान के मौसम में किसानों को DSR तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को पंजाब के गांवों का दौरा करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों से गिरते जल स्तर पर किए गए रिसर्च पर गहरी चिंता जताई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने भूजल की बचत कैसे होती है, इस पर भी चर्चा की है। और वहीं इससे पहले हरियाणा में भी धान की बुआई के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम किया गया था, क्योंकि गिरता भूजल स्तर एक बड़ी समस्या आने वाले वक्त में बन सकता है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति अब मिल गई है, लेकिन कहीं भी बिना अनुमति के लाउड स्पीकर आप नहीं बजा सकते हैं। जिसके पास अनुमति होगी वही लाउड स्पीकर बजा सकता है। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर पर दिए गए बयान के बाद से पिछले कुछ दिनों में राज्य में सियासी पारा गर्मा गया है। लेकिन 3 मई तक सिर्फ मस्जिदों को ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थलों को इसके लिए अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र गृह विभाग ने ये कहा कि अब प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसी मसले पर आज राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल डीजीपी के साथ बैठक कर सभी पुलिस आयुक्तों और अधिकारियों को निर्देश देंगे। मई के बाद भी पूजा स्थल पर अनाधिकृत लाउड स्पीकर मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नासिक पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार लाउड स्पीकर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। शोर का स्तर सुप्रीम कोर्ट के और राज्य सरकार के इसी आदेश के अनुसार तय किया गया है। ये शोर स्तर औद्योगिक, व्यावसायिक, वाणिज्य और शांति क्षेत्र के लिए तय किया गया है। इसके अनुसार पूजा स्थलों को शोर का स्तर तय करना होगा। पिछले दिनों देश में लाउड स्पीकर को लेकर एक लंबी चर्चा चली है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय जरूर चर्चा में आने वाला है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। आगे बढ़ते, पंजाब के रोपड़ में रविवार रात एक मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन रोपड़ थर्मल प्लांट से आ रही थी। अचानक से यह हादसा हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पंजाब के रोपड़ में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहां गुरुद्वारा पाठ साहिब के पास में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात रेलवे ट्रैक पर आवारा मवेशी के आ जाने की वजह से हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना में कोयले की मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से रूट पर रेल यातायात प्रभावित हुआ। फिलहाल 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पटरी पर मवेशियों के झुंड के आने के बाद चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे यह हादसा हुआ। ट्रैक को साफ करने का कार्य किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि शाम तक रेल यातायात को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में गुरदासपुर के रेलवे स्टेशन पर भी मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा। इस हादसे में भी कोई हादसा तो नहीं हुआ था, लेकिन कई घंटे रेल यातायात प्रभावित रही थी। कई ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और काफी समय तक कई ट्रेनें स्टेशन पर भी खड़ी रही, क्योंकि अचानक इस हादसे के बाद यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही देरी पर अब राजनीति एक बार फिर से चरम पर पहुंचने वाली है, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश की गठबंधन सरकार को अपने निशाने पर लिया। झज्जर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कई अहम मुद्दों को लेकर बयान दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर भी बड़ा बयान दिया।
भूपेंद्र हुड्डा ने पंचायत चुनाव को गांधी जी के सपने से जोड़ा, जिसे लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पंचायत चुनाव में देरी होने से गांधी जी का सपना प्रदेश सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। आधार लेके संविधान बना है और गांधी जी का सपना है ग्राम स्वराज। वो तो जब भी हो जब वहाँ की पंचायत चुनी जाएंगी, नगर पालिका चुनी जाएंगी, ये सरकार उसमें विश्वास नहीं रखती है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने वन विधायक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने चंडीगढ़ और एसवाइएल के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पार्टी संगठन के गठन को लेकर हो रही देरी पर भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। 8 साल तक संगठन ना होना किसी भी संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्यों नहीं संगठन बना? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है, लेकिन पंचायत चुनाव न करवाने को लेकर लगातार कांग्रेस इस समय गठबंधन सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है और भी सवाल दागे गए। करनाल में 4 साल के मासूम जश की रस्म क्रिया हुई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा इस दौरान परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे और विपक्ष के साथ साथ एक बार फिर से जश के परिजनों ने सीबीआई की जांच की मांग उठाई। चार साल के मासूम जश की हत्या ने सबको झकझोर के रख दिया है। हर कोई इससे स्तब्ध है। जश की चाची ने ही खिलखिलाते जश को चंद मिनटों में मौत दे दी। करनाल जिले के गांव कमालपुरा में 5 अप्रैल को जश की हत्या हुई थी और 16 अप्रैल को करनाल एसपी ने केस से जुड़े हर पन्ने खोले, जिसके बाद 4 साल के मासूम जश की रस्म क्रिया हुई। इस दौरान मासूम जश को श्रद्धांजलि देने भारी संख्या में लोग पहुंचे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोग भी जश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा समेत कई पक्ष विपक्ष के नेता यहां पहुंचे। उस दुखी परिवार के प्रति हमदर्दी जताना हम सबको बात का इनको इंसाफ होगा, इनकी डिमांड पूरी होगी। जश हत्याकांड में पुलिस एक नतीजे पर तो पहुंच चुकी है, लेकिन चाची अंजलि साई को है या नहीं, यह बड़ा सवाल अभी बरकरार है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। उसके बाद कंक्लूजन भी किया जाएगा पूरी रिपोर्ट का। फरीदाबाद में कुछ दिन पहले एक लड़की की मौत हो जाती है। लड़की की मौत के बाद पूरी रीति रिवाजों के साथ, रस्मों के साथ लड़की के शव को दफना दिया जाता है, लेकिन शव दफनाने के 4 दिन बाद ऐसा क्या होता है कि पुलिस और प्रशासन कब्रिस्तान में जाकर लड़की के दफनाए शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाल लेते हैं। इसकी वजह जानिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। ये सीसीटीवी कोई आम सीसीटीवी नहीं। इस सीसीटीवी ने ऐसी खलबली मचाई कि पुलिस को कब्र से एक लड़की के शव को बाहर निकालना पड़ा। 4 दिन पहले हुई मौत के मामले में जांच फिर से शुरू करनी पड़ी। कब्र से बाहर निकले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना पड़ा। दरअसल पल्ला इलाका निवासी 17 वर्षीय मनतशा उर्फ खुशबू की 13 अप्रैल को मौत हुई थी। परिजनों ने पुलिस को सूचित किए बिना शव को सेहतपुर इलाके के कब्रिस्तान में पूरे रीति रिवाज के साथ दफना दिया था। लेकिन किशोरी की मौत के कुछ दिन बाद जब परिजनों ने घर के बाहर लगे कैमरे का सीसीटीवी देखा तो कैमरे में घर की ओर आते कुछ लोग दिखाई दिए, जिसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस कब्रिस्तान पहुंची और दफन शव को बाहर निकालकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो क्या 17 साल की लड़की की हत्या कर दी गई थी या सिर्फ नेचुरल डेथ थी? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद जरूर मिलेंगे। करनाल में कुछ चोरों ने घर को उस वक्त अपना निशाना बना लिया जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। ये चोरी की वारदात एक बड़ा सबक भी देती है। करनाल में करण विहार इलाके में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब घर के सदस्य किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। वहीं चौकीदार की सूचना देने पर जब घर के लोग वापस लौटे तो इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ।
वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने घर में रखी नकदी समेत कीमती जेवरात ले उड़े, लेकिन इस बीच चोर घर की लाइटें ऑन छोड़ गए, जिस कारण चौकीदार को शक हुआ। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दुकान में चोरी हुई, उस सूचना पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आने के बाद घर वालों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि हमारी कुछ ज्वेलरी और चांदी की कुछ चीज़ें और 50,000 रुपये की चोरी हुई। बाकी जो जानकारी हमें और प्राप्त होगी उसके बारे में हम जानकारी बाद में बताएंगे। तो परिवार कहीं गया हुआ था सर? परिवार बाहर गया था, झुंझुनू जिले में गया था और 1 हफ्ता से मकान बंद था। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, चोरों की तलाश भी जारी है, लेकिन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ना चिंता का विषय पुलिस प्रशासन के लिए भी है। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर बम्बनी खेड़ा फ्लाईओवर के ऊपर सड़क हादसा हो गया। एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसके बाद क्या हुआ, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। कभी तेज रफ्तार तो कभी लापरवाही के कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। एक बार फिर पलवल से ऐसा मामला सामने आया। नेशनल हाईवे पर बम्बनी-खेड़ा फ्लाईओवर के ऊपर एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार एक व्यक्ति और उसकी 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राह चलते एक व्यक्ति ने देखा तो तुरंत इलाज के लिए पलवल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत काफी गंभीर होने के चलते घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बम्बनी-खेड़े का जो फ्लाईओवर है उसके पास रेलिंग के साथ में तीनों अंदर पड़े थे रेलिंग। वाहन आ जा रहे थे, तब हमने तो गाड़ी रोक के देखा है, वहाँ पे एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया तो एम्बुलेंस तो आई नहीं। फिर इनका ज़्यादा हालत ख़राब थी तो हमने 2 भाई अपनी गाड़ी में लेके आ गए। ये 3 हैं। अब इनकी बातचीत करने से बड़ा गाँव के बता रहे हैं, राजेंद्र सिंह कोई हैं कि होटल से शादी में से लेकर आ रहे हैं। अक्सर लापरवाही के चलते चंद पलों में जिंदगियां खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग इन हादसों से सबक नहीं लेते। जरूरत है तो लोगों को सावधानी बरतने की, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन वाकई में ऐसे हादसे हमें सबक दे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पलवल में यमुना नदी में नहाने के लिए उतरे 2 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाना 2 युवकों को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें जान से हाथ गंवाना पड़ा। बल्लभगढ़ के गांव के रहने वाले 2 युवक यमुना नदी में नहाने के लिए उतरे। इस दौरान डूबने से दोनों की मौत हो गई। आनन फानन में पुलिस टीम और गोताखोरों की टीम ने युवकों की तलाश की, लेकिन शव नहीं ढूंढ पाए, जिसके बाद चांदहट थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर चांदहट थाना क्षेत्र से गुजरने वाली यमुना के तट पर पुलिस टीम गोताखोरों के साथ पहुंची और दोनों युवकों के शवों की तलाश जोर शोर से शुरू की। सूचना मिली कि भाई जमुना नदी पे कुछ बच्चे हैं जो नहाने के लिए आए हैं, जिसमें से एक अमन नाम का लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है, एक मोंटी नाम का लड़का है जिसकी 24 साल उम्र है, जो बदरपुर सैद गांव के पास के रहने वाले हैं। वही वो इसे नहाते समय डूब गए, जो गोताखोरों को बुलाया जा रहा है और आसपास के गांव वाले जो तैरने वाले बच्चे हैं उनको कोशिश की जा रही है तलाश करने। वहीं जैसे ही परिजनों को इसकी सूचना मिली, अफरा तफरी में परिजन मौके पर पहुंचे। एक साथ 2 परिवारों में मातम पसर गया। गर्मी के सीजन में हर साल इस तरह के हादसे सामने आते हैं। कुछ लोग यमुना नदी में या किसी भी नदी में नहाने के लिए जाते हैं और फिर मौत का शिकार हो जाते हैं। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में सिरसा का लाल शहीद हो गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव पहुंचा तो नम आंखों से सभी ने शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। तिरंगे में लिपटा शहीद बेटे का पार्थिव शरीर जैसे ही सिरसा पहुंचा तो हर आंख नम हो गई। आंखें नम और होठों पर बेटे का नाम। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ, लेकिन बेटे की शहादत पर गर्व है। जैसे ही जवानों के कंधे पर शहीद पति का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पार्थिव शरीर को लिपट कर पत्नी बेसुध हो गई, जिसकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। शहीद जवान के पार्थिव शरीर से लिपटकर परिजन रोने लगे। पूरा माहौल गमगीन हो गया। कोई ऐसी आंख नहीं थी जिससे आंसू न छलके हो। शहीद जवान के अंतिम दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद की शहादत पर पूरे गांव की दुकानें बंद रही। हर कोई शहीद निशांत सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि देता नजर आया। शहीद जवान की अंतिम यात्रा निकाली गई तो पूरा क्षेत्र वंदे मातरम, शहीद निशांत सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। देश की कुर्बानी ली, बहुत उसने काम करा, बढ़िया इंसान सी।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣ। ऐसे शहीद जवानों पर हमें और देश को गर्व है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।